तो नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज संदीप भाई जी हैं हमारे साथ, जो नेवी से रिटायर्ड हैं और उसके बाद उन्होंने हाईटेक नर्सरी अपनी स्टार्ट की। तो उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में। मेरे बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 15 सालों तक राष्ट्र सेवा मैंने इंडियन नेवी में करी। उसके बाद 2 साल हरियाणा पुलिस का भी मैं हिस्सा रहा। और आज लगभग 3 सालों से मैं दो नर्सरी, जिसमें से एक हाईटेक नर्सरी है, दो नर्सरी चला रहा हूँ। तब मैंने पहली बार आज से लगभग 20 साल पहले 2 एकड़ में अमरूद के बाग लगा के उससे शुरुआत करी थी। प्लांट्स लगाने के बाद उससे अगली स्टेज नर्सरी की होती है। और नर्सरी जो आपने हाईटेक नर्सरी सेटअप किया था उस टाइम पे, तो एक तो कि उस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था। सेकंड थिंग कि जो आज के टाइम की बात करें तो आप कितने पौधे उगाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर न्यू कमर कोई आता है तो उसके लिए क्या आप सजेशन देंगे, लाइक क्या इन्वेस्टमेंट होती है और कितना ऑन एन एवरेज अर्न कर सकते हैं, कितना पेशेंस रखना चाहिए। तो नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज संदीप भाई जी हैं हमारे साथ, जो नेवी से रिटायर्ड हैं और उसके बाद उन्होंने हाईटेक नर्सरी अपनी स्टार्ट की। तो उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में और इस बिजनेस के बारे में कि कैसे वो दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो ओवर टू संदीप भाई जी। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपकी जर्नी। नमस्ते बहन जी, मेरा नाम संदीप है। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव है रीका में रहने वाला हूँ। मेरे बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 15 सालों तक राष्ट्र सेवा मैंने इंडियन नेवी में करी। उसके बाद 2 साल हरियाणा पुलिस का भी मैं हिस्सा रहा। और आज लगभग 3 सालों से मैं दो नर्सरी, जिसमें से एक हाईटेक नर्सरी है, दो नर्सरी चला रहा हूँ। तो भाई जी, आपको कैसे लगा कि हाईटेक नर्सरी ही करियर बनाना है अपना, नेवी और पुलिस के बाद? कुछ ऐसा विशेष था क्या इसमें, या आपने कहीं से, आप कहीं से इंस्पायर हुए, किसी को देखा था, मतलब कैसा, कैसे आप इस करियर में आए? अ, नर्सरी के बारे में बहन जी, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि आज भी पढ़ाई हो या खेती, शुरुआत आज भी नर्सरी से ही होती है। सबसे पहले तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था। और एक हेडमास्टर जी थे जिनसे मैं मिला था। वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी फ्रूट प्लांट्स लगाने की, और समय के साथ धीरे धीरे करके आज मैं नर्सरी तक पहुँच चुका अच्छा, तो इस फील्ड में थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएंगे थोड़ा सा और, कि आप जैसे नेवी में थे तो नेवी के साथ ही आपने कुछ पैरेलल सोचा है, कहीं से दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, या फिर उसके बाद जब पुलिस में थे तब किसी से, जो हेडमास्टर जी से मुलाकात हुई तो किस टाइम पे हुई, मतलब वो थोड़ा सा आप जर्नी बताएं तो। बिल्कुल। मेरा परिवार और मेरी पीढ़ी यहाँ अब तक, और आज भी हम खेती करते आए हैं, किसान परिवार से हैं, तो इसी में थोड़ा सा कुछ अलग करने की सोची थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे जिले के ही एक गांव जोन थी, वहाँ पे एक हेडमास्टर जी से हुई। उस टाइम उनके पास फ्रूट के प्लांट्स थे बहुत सारे। और इनकम की जब हमें पता चला तो जो अपनी आम खेती थी उसकी बजाय लगभग 1.5 से 2 गुना इनकम उसमें थी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तब मैंने पहली बार आज से लगभग 20 साल पहले 2 एकड़ में अमरूद के बाग लगा के उससे शुरुआत करी थी। फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से 10 एकड़ पे मैंने अमरूद के बाग लगाए। यहाँ से अच्छा खासा मेरे को फायदा होने लगा। और प्लांट्स लगाने के बाद उससे अगली स्टेज नर्सरी की होती है। और समय के साथ फिर नर्सरी ने अपनी जगह इसमें बना ली। अच्छा, तो आप जो परंपरागत जो अपना चल रहा था तो उससे हटके थोड़ा सा जब सोचा, वहां से इनकम, जो फार्मर की इनकम नहीं जनरेट हो पाती, तो वहां से आप इस तरह से इस फील्ड में आए। ओके। हाँ तो जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें काम करने का आपको कुछ है कि ये सेटिस्फेक्शन मिलता है? एक आपने जैसे नेवी में भी आपने अपनी सर्विसेज दी, पुलिस में भी अपनी सर्विसेज दी, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है बंदे को कि संतुष्टि मिलती है कि अच्छा यार, ये काम करने में मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि करियर उसी को बनाया जाता है मोस्टली जब इंटरेस्ट अपना आता है तो। बिल्कुल बहन जी, इसमें मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हम सब ने एक लाइन पढ़ी हुई है कि प्रकृति ही ईश्वर है। और प्रकृति की सेवा किसी भी रूप में अगर हम कर सकें या कर पाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वैसे तो कोई भी नया काम इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर उस लाइन में किसी का इंटरेस्ट है तो ही वो काम वो शुरू करके और एक मुकाम तक ले जा सकता है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था। और कहीं ना कहीं जैसे अभी पिछला समय हम सबके लिए कोरोना का था, वहाँ हर किसी को प्रकृति की याद आई। और गर्मी में भी जो है ना, लोगों को पेड़ों की याद आई। तो पिछले 2 से 3 साल में नेचर या फिर इसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ। तो इसी दौरान मैंने नर्सरी इसमें शुरू करी। ठीक ठीक। तो वो जो परंपरागत नर्सरी होती है और जो हाईटेक नर्सरी है, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब मुझे जैसे नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूंगी।
बहन जी, इसमें मेन दिक्कत है जो परंपरागत अपनी नर्सरियां आती हैं उसमें मौसम की मार बहुत रहती है। आजकल पहले वाले मौसम नहीं रहे, सब कुछ बदल चुका है, तो मौसम में भी जो है ना बहुत सारे चेंजेस हैं। तो जो परंपरागत नर्सरियां चली आ रही हैं वो मौसम के जो ये बदलाव आते हैं इनको सहन नहीं कर सकती। बारिश के टाइम में ज्यादा बारिश है, गर्मी में बेहिसाब गर्मी पड़ने लगी है, सर्दी में पाला जमता है, तो उसमें हर मौसम में नुकसान होता है। तो अगर हम हाईटेक पे आते हैं तो एक हद तक हम जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई रुकावट नहीं आती। इसलिए इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मौसम की मार हाईटेक नर्सरी में नहीं होती। तो जैसे भाई जी आप जो नर्सरी में आपने प्लांट्स उगाए, ठीक है, और वो फिर आपने फार्मर को दिए या फिर बाहर लेके गए, तो वो फिर टेम्परेचर को कैसे एडजस्ट करेगा वो पौधा? किसी भी काम का एक प्रोसेस होता है बहन जी। इसमें नर्सरी में सबसे पहले तो बीज का जर्मिनेशन होता है। सबसे पहले तो बीज पैकेट से निकल के और उगता है। उगने के बाद उसको लगभग नर्सरी की 3 स्टेज होती हैं हाईटेक की। एक अलग अलग इसके केबिन रूम्स और कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें एक जर्मिनेशन चैम्बर बोला जाता है। सबसे पहले हम्म। बीज उसके अंदर उगता है, जो लगभग 3 से 4 दिन में जर्मिनेशन उसका हो जाता है। उसके बाद उसको एक आईसीयू की तरह जो हाईटेक स्ट्रक्चर है उसके अंदर लाया जाता है। उगने के बाद वहाँ पे वो लगभग 15 दिन तक रहता है। और 15 दिन के बाद नर्सरी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही थर्ड लीफ उस पे आ जाती है तो उसका फर्टिगेशन स्टार्ट करके और लगभग 15 दिन में हम उसको एक आईसीयू वाले वार्ड से, जैसे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो साइड में हम उसको नेट हाउस में ले जाते हैं ताकि मौसम के साथ अब वो अपना तालमेल बनाना शुरू कर दे। बाहर का जो भी मौसम है उसके साथ वो ढलना शुरू कर दे और उसके 1 हफ्ते लगभग हार्डनिंग करने के बाद किसान के खेत में वो चला जाता है। तो इस तरह इन स्टेज से होके बीज उगने से लेकर और खेत में पहुंचने तक 2 से 3 स्टेज उसको पार करनी पड़ती है, तो वहां जाके कोई भी पौधा उसका किसान का मरता नहीं। तो जो आपकी नर्सरी, जो आपने हाईटेक नर्सरी सेटअप किया था उस टाइम पे, तो एक तो कि उस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था, सेकंड थिंग कि जो आज के टाइम की बात करें तो आप कितने पौधे उगाते हैं इसी वाले इसमें, इस हाईटेक नर्सरी में, तो ये थोड़ा सा आप बताइएगा। जब मैंने बहन जी शुरुआत करी तो उस टाइम मेरा जो स्ट्रक्चर है इसका एरिया 525 स्क्वायर मीटर है और इसकी टोटल कैपेसिटी लगभग 2 लाख पौधे एक बार में तैयार करने की है। 2 लाख सीडलिंग हम एक एक साइकिल में तैयार करते हैं। और अगर साल भर की बात करूं तो 1 महीने का एक साइकिल होता है। तो लगभग 22-24 लाख सीडलिंग इसमें से तैयार हो जाती है। समय के साथ मैंने इसको और एक्सपेंड करा और अब हमारी ये कैपेसिटी डबल हो गई। तो अभी 2 लाख है कि अभी 4 लाख है पौधे की कैपेसिटी जो एक? अब साइड में हमने एक नेट हाउस इसमें और ऐड कर दिया है, तो जैसे ही एक लेवल पे ये सीडलिंग आ जाती है तो इसको हम साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारी एक 1.5 गुना कैपेसिटी जो है ना हो चुकी है। 1.5 से 2 गुना मैं कह सकता हूँ। अब ओके, चार तो से हम पांच एक लाख मेरी कैपेसिटी। जी जी, हम 2 लाख पकड़ के चलते हैं अभी, कि जब 2 लाख कैपेसिटी थी पौधे उगाने की इस नर्सरी की, तो इसमें प्रोसेस क्या है? मतलब क्या किसान आता है आपके पास, वो बोलता है कि हमें को ये पौध चाहिए, जैसे उनके लिए उगाते हैं, और इसमें फिर कितना ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा पाता है जो ओनर होता है? ओनर यानी कि जो हाईटेक नर्सरी जैसे आप रन करते हैं, अगर मैं 2 लाख पौधे की बात करूं तो उसपे कितना ऑन एन एवरेज कमाया जा सकता है जी? इसकी मैं किसान सबसे पहले बीज अपना खुद का लेके आता है बहन जी, क्योंकि रीजन वाइज सबके बीज अपने अलग अलग हैं। एक रीजन में कोई बीज किसान बोते आ रहे हैं सालों से, तो वो उसी से जुड़े हुए हैं, उसी बीज से उनको लगाव हो चुका है, और दूसरे रीजन का बीज दूसरा होता है। तो जो भी किसान बीज लेके आता है वो हमें बीज देता है, हम उसको 1 महीने के अंदर तैयार प्योर करके दे देते हैं। और इसके लिए हम किसान से 1 रुपया चार्ज करते हैं। लगभग 1 महीने के बाद उसको तैयार प्योर हम करके दे देते हैं। तो 1 रुपया किसका, एक पौधे का 1 रुपया हुआ? हाँ, एक पौधे का 1 रुपये। नर्सरी की लैंग्वेज में बात करूँ तो एक कैविटी का 1 रुपये का चार्ज हम लेते हैं। एक कैविटी बोलते हैं। तो ओके, तो इस हिसाब से बात करेंगे, अगर 2 लाख पौधे हम उगा रहे हैं महीने का, तो 2 लाख रुपए इनकम हुआ। वो नेट इनकम नहीं बोलेंगे, अब हाँ, ग्रोस इनकम है, उसमें प्रॉफिट कुछ कम हो सकता है, वो 30-40% जितना भी प्रॉफिट कम प्रॉफिट होगा रहे। इसमें। हाँ, टोटल टोटल कलेक्शन या टोटल इनकम मेरी एक बार में, हाँ, 2 लाख पौधों से 2 लाख रुपए एक साथ मेरे पास आएंगे। उसमें से जो खर्चे हैं वो निकल के बाद में फिर प्रॉफिट। जी जी। तो अभी मैं उसी पे आना चाहूंगी कि जो नए बंदे हैं अगर इसमें आना चाहते हैं इस वाले फील्ड में,
इस बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं। मेरे चैनल का भी मोटिव बेसिकली मेरा यही है कि हर चीज को मैं वो दिखा पाऊं अपने पॉडकास्ट चैनल के साथ और उन सक्सेस प्रोफाइल के साथ कि जो वो खुद कर रहे हैं, सो दैट कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो देख पाए इन सब को, और वो जो उनका इंटरेस्ट लेवल है वो जान पाए उनको, उसके सारे प्रोज और कॉन्स, और फिर वो उस फील्ड में कर पाए काम ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर न्यू कमर कोई आता है तो उसके लिए क्या आप सजेशन देंगे, लाइक क्या इन्वेस्टमेंट होती है, और कितना ऑन एन एवरेज अर्न कर सकते हैं, कितना पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2-3 साल का पेशेंस होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो वो सब चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी न्यू कमर के परस्पेक्टिव से बेसिकली। जी, न्यू कमर के लिए मैं अगर इसको एक लाइन में समेटूं तो कहना चाहूंगा कि नर्सरी से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बीज से जो है ना एक पौधे को जन्म दिया जाता है, और आप अपने सामने ही उसको बड़ा होते हुए देखते हो, लोगों को उससे पैसा या इनकम कमाते हुए देख सकते हो, तो इससे बड़ी संतुष्टि कोई भी नहीं होती। और सबसे पहले मैं इंडियन नेवी में रहा, तो देश और दुनिया को देखने समझने का मौका मिला। उसके बाद दूसरी भी एक स्टेट की जॉब का मैं हिस्सा रहा, और उसके बाद मैं नर्सरी पे आया, तो फायदा तो इसमें है, तभी तो मैंने ये दो जॉब के बाद जो है ना तीसरा प्रोफेशन इसी को अपनाया। तो फिर भी मैं एक लमसम पूछना चाहूंगी आपसे कि ऑन एन एवरेज लाइक अगर 2 लाख पौधे की बात करें, उसके लिए जो आपने जितनी जगह बताई, और अपने इन्वेस्टमेंट कितना बताया था, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस वाली नर्सरी के लिए? जो ये मैंने तैयार किया था 525 स्क्वायर मीटर का, इसमें लगभग उस टाइम पे 35 लाख के आसपास खर्चा आ गया था, क्योंकि सारी की सारी टेम्परेचर के साथ कंट्रोल करना है। टेम्परेचर कंट्रोल के इसमें सेंसर लगते हैं, ह्यूमिडिटी के अलग से लगते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए अलग से लगते हैं, तो इसमें मेरा लगभग 35 लाख का खर्चा है। तो इससे छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते होंगे, हाँ, या एक ये? रूम से भी शुरू कर सकते हैं, एक छोटा रूम या छोटी हट बना के भी इसको शुरू किया जा सकता है। इससे हाईटेक से पहले इसी तरह की हमने छोटी शुरुआत खुद भी करी थी, और उसी की इनकम से फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते राइट, वही होता है कि गोल बड़े रखो, विजन बड़ा रखो, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से करो, फिर उसको एक्सपैंड करते हुए चले जाएं, तो दैट वुड बी बेटर। हैं। इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। जी। बिल्कुल बहन जी, शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके आप जो है ना सीख भी जाओगे और फिसलोगे नहीं जैसे ऊंचाई पे पहुंचोगे। तो इसके लिए भाई जी कोई गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम्स होती हैं क्या, जो सब्सिडी वगैरह कुछ मिलता है इसको प्रोत्साहन करने के लिए? बहन जी, सच्चाई तो ये है, कागजों में तो बहुत सारी स्कीम होती हैं, लेकिन जमीन पे बहुत पेचीदा है ये स्कीमें, इतनी आसान नहीं है एक आम फार्मर के लिए, एक गांव के रहने वाले के लिए। तो कागजों में तो बहुत सारी स्कीम है, पेपर में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी हैं, फॉर्म देखते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जमीन पे जो है ना वो सारी की सारी नहीं है कर पाते। उनको अवेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो जो पेपर हाँ, वर्क है बहुत उसमें। पेचीदा है। अगर हम किसान की बात करें तो किसान हमारे सबके दिमाग में आते ही एक भोलापन सा या वो पिक्चर बनती है। तो उसके लिए जो स्कीम है वो बहुत सारे पढ़े लिखों की तरह तरह जो है ना बाद में किसान को ट्रीट किया जाता है, इतने सारे नियम इतने सारी शर्तें उसमें बीच में डाल दी जाती हैं जो संभव नहीं है किसान के लिए। ठीक ठीक है। और ये कितने एकड़ से शुरू कर सकते हैं? अच्छा, आपने बताया इसको एक छोटे से उससे भी स्टार्ट किया जा सकता है। जी जी। हाँ, इसको अ, जिसके पास अगर प्लॉट में जगह है तो प्लॉट से भी शुरुआत हो सकती है, खेत है किसी के पास तो वहां से थोड़ी बड़ी शुरुआत भी हो सकती है। जी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए, या फिर कोई भी कर सकता है? ये डिपेंड करता है बहन जी, आप नर्सरी को किस लेवल पे या किस कैटेगरी में शुरू करने जा रहे हो। अगर आप हाईटेक की बात करोगे तो हाईटेक के लिए तो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, उसमें ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, कितनी हवा चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए। और अगर आप एक नॉर्मल नर्सरी शुरू करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपकी रुचि है तो आप उस नर्सरी को अच्छे से रन कर सकते हो। बेसिकली बात यह है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड एज सच कोई डिग्री नहीं चाहिए, पर हाँ आपको दिमागी तौर पे वो एजुकेशन चाहिए कि आप किस तरह से उसको मेंटेन कर पाओ, सब कुछ कैसे देख पाओ। हाँ जी। बिल्कुल बहन जी, और इसमें कोई लिखित की डिग्री की जरूरत नहीं है, उम्र का भी इसमें कोई ऐसा परहेज नहीं है। बाकी सेक्टर में आप जाओगे तो उम्र की पाबंदी यहाँ हर किसी सेक्टर में है, एक एज और एक स्टेज के बाद वो कंपनी या कोई भी प्रोफेशन किसी को नहीं लेता। नर्सरी में ऐसा नहीं है, आपकी उम्र कितनी भी हो, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप किसी भी टाइम इसमें एंटर कर सकते
जी, एक तरह से एक जुनून चाहिए स्किल के तौर पे, और आप अपने आप को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, कितना बड़ा विज़न रखते हैं, कैसे सीख करके उसको कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, बस वो स्किल चाहिए बेसिकली इसके लिए। जी। हाँ जी, बहन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे स्कीम्स तो हुई, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कुछ चलते हैं क्या इसके? हाँ, ट्रेनिंग गवर्नमेंट के जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं बहन जी, तो यहाँ 6 से 7 सरकार के सेंटर हैं, उसमें लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। तो कोई भी किसान वहाँ से बेसिक ट्रेनिंग ले सकता है। उसमें बेसिक चीजें हफ्ते भर में उनको बता दी जाती हैं, और उसके बाद जो पहले से ही किसान या जो लोग इस काम को कर रहे हैं, वहां जाके वो अपनी जो है ना उस नॉलेज को और अपडेट करके अपने काम को शुरू कर सकता है। और एक न्यू कमर के लिए नेटवर्क भी बनता है, अगर वो इस तरह के सेशन, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता है, जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं वो लोग भी वहां पे आएंगे, और जो नया बंदा है वो भी वहां पे आएगा, तो उनसे भी एक नेटवर्क कनेक्ट होता है कि हाँ वो उनसे भी सीख सकते हैं। जी। बिल्कुल बहन जी, हर जिले से वहाँ पे किसान और जो नया कुछ करने वाले हैं या उस सब्जेक्ट में जिसका इंटरेस्ट है वो जाते हैं, तो आपस में बहुत अच्छा जुड़ाव बनता है। हर जिले के लोगों से आप मिल सकते हो, और उससे एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है समय के साथ। अच्छा, आप अपनी नर्सरी में अभी के लिए मतलब कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे? कुछ आपके अलावा और लोग भी काम कर रहे होंगे साथ में? हाँ बिल्कुल बहन जी, 5 यहाँ पे जो है ना 5 एम्प्लॉय हैं जिनको परमानेंट हम लगातार उनको काम दे रखा है। और इसके अलावा जब सीड लगता है या एक बार सीड लगता है, उस टाइम पे लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए हमें और एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और वो डिपेंड करता रहता है पूरे साल में जो है ना, बीच बीच में ज्यादा जब जरूरत पड़ती है तो हम बाहर से और लोगों को भी काम देते हैं। बाकी ठीक। 5 को मैंने परमानेंट दे रखा है इस एरिया के हिसाब से। इससे है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और अपना काम है, और दूसरा मंथली बेसिस पे चलता है, मतलब महीने का साइकिल है जैसे आपने बताया, महीने में पौध तैयार होगी, फिर सेकंड मंथ, फिर दूसरा, तो प्रॉफिट भी काफी सही रहता है इसमें, है ना? हाँ बहन जी, किसी भी बीज को खेत में लगने से पहले लगभग महीने भर में वो तैयार हो जाता है, 1 महीने का साइकिल। अच्छा, कुछ करियर ग्रोथ आप और बता पाएंगे इसमें? एक तो हो गए जो ओनर है जो हाईटेक नर्सरी सेटअप करता है, तो और जो लोग हैं इससे और कैसे जुड़ सकते हैं, और भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्या, जैसे आपने 5 बंदे रखे हुए हैं? जी। बिल्कुल, अगर किसी के पास पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं है, तो वो बेसिक जो काम है फिजिकल वर्क है बहन जी, वो कर सकता है इसमें। जिसके पास थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज है, जो लिखा पढ़ी कर सकता है, वो इसका हिसाब किताब मेंटेन कर सकता है। उसकी भी जो है ना इसमें जगह है और एक गुंजाइश है। उससे भी अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो वो डिजिटली चीज़ों को बिलिंग और एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ में जो है ना उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। और अगर उसमें और भी अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो जो अपना सोशल मीडिया है इसके जरिए, या फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इसके लिए डिजाइन करके या मार्केटिंग करके, वो भी जो है ना उस लेवल पे अगर इसमें काम करे, तो वो इसके काम को और बढ़ा सकता है। तो जिस लेवल की भी नॉलेज है इसमें, अगर उससे भी एडवांस किसी के पास नॉलेज है, तो यहाँ पे जो अपनी बेस्ट वैरायटी तैयार होती है बहन जी, उनको वो बाहर एक्सपोर्ट करने में जो है ना उस लेवल पे भी काम कर सकता है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, नीचे से लेके बिल्कुल अनपढ़ से लेके और बिल्कुल पढ़े लिखे तक। एआई का जमाना आ गया है आजकल, ड्रोन आ गए हैं इस पे स्प्रे के लिए या फिर सेंसिंग के लिए। उस लेवल पे भी अगर किसी के पास नॉलेज है, तो उससे भी इसमें काम किया जा सकता है। कहने का मतलब स्कोप ही स्कोप है। जिस टाइप का बंदा हो, जिस टाइप से की भी नॉलेज हो, वो उसको इसमें आकर के अपना यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है इंटरेस्ट के साथ। जी। हाँ जी बहन जी, बीज लगने से लेके बाहर एक्सपोर्ट करने तक कितने सारे लेवल आए इसमें, हर कैटेगरी या हर पढ़ा लिखा अपना जगह इसमें बना सकता है। जो आपके पास किसान आते हैं वो तो फिर आसपास के गांव से ही आते हैं, या फिर दूर दराज भी पौध जाती है आपकी? बहन जी, किसी भी काम में डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है कोई भी काम। अगर हमारे पास आज के दिन वो चीज़ है, किसान को उसकी ज़रूरत है, तो भले ही वो दूसरे राज्य का किसान हो, भले ही वो जो है दूसरे जिले का हो, तो उसको आना ही पड़ेगा। तो ये कोई भी बिजनेस या कोई भी काम डिमांड सप्लाई पे चलता है। तो ज़रूरी नहीं है हमारे ही किसान, अगर हमारे पास वो चीज़ है जैसे हमारे पास इसका कुछ रॉ मटेरियल है वो केरल से आता है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे है और उसकी हमें ज़रूरत है, तो वो केरल से आता है। और अपना देश मैम आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहीं के किसान कहीं के भी किसान यहाँ तैयार करवा सकते हैं, और चीजें जाती भी हैं जरूरत के हिसाब से, और हम लेके भी आते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक।
तो आपने इसको और क्या सोचा हुआ है कि मैं और एक्सपेंड करूं इसको और नए स्केल अप पे लेके जाऊं, मतलब आपका बड़ा विजन और क्या है? अगर एक साल की ग्रोथ के बारे में बात करें या फिर फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में जो भी आपने सोचा होगा, तो आपने और नया स्केल मतलब नया स्कोप क्या सोचा हुआ है इसका नेक्स्ट स्टेप? बहन जी, जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि पढ़ाई और खेती दोनों में नर्सरी का बड़ा महत्व है। उसके बाद इसमें जी। अगली स्टेज आती है कि नर्सरी और पढ़ाई में दोनों में कलम का बड़ा महत्व है। अगर नर्सरी की लैंग्वेज में बात करूं तो ग्राफ्टिंग अपने आप में एक बड़ा रोल नर्सरी में रखती है। और जो ये मौसम बदल रहे हैं, मेरा जो भविष्य को लेके कोशिश है और जिस पे मैंने काम शुरू कर रखा है, तो पहले वाले मौसम नहीं रहे हैं। तो जो आज मौसम के इतने सारे चैलेंजेस हैं, बदलता हुआ मौसम है, उसके हिसाब से हमें नई किस्में तैयार करनी पड़ेंगी जिससे किसान अ, नुकसान में न रहे और मौसम से लड़ने में वो किस्में सक्षम हो। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ, अपने बदलते मौसम के साथ नई वैरायटी तैयार करने के मैं काम कर रहा ठीक। तो बहुत अच्छा सोचा हुआ है आपने। और इस जो नया बंदा आता है, मतलब या फिर जो आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं ना, एक नॉर्मल जो चैलेंजेस होते हैं, वो क्या है इस हाईटेक नर्सरी को लेकर के? भाई ये आपको आएगा ही आएगा जैसे कहते हैं ना, और फिर इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। आप कुछ सजेस्ट करेंगे? हूँ। जी, ये डिपेंड करता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। जिस रीजन में, हरियाणा के जिस जिले में मैं रहता हूँ, यहाँ पे मौसम के जो चैलेंज थे, सबसे पहले वही मेरे को आए। एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे आंधी बहुत ज्यादा तेज चलती है गर्मियों में। तो शुरू में हमने जब शुरुआती स्ट्रक्चर शुरू करे थे तो आंधी से हमारे वो सारे स्ट्रक्चर उड़ गए थे। उसके बाद बरसात, लगातार महीने भर बरसात का मौसम चलता है तो पानी ही पानी होता है। तो मेरे लिए इस तरह के चैलेंज, सर्दी में पाला गिरता है तो एकदम बर्फ जम जाती है 2 से 3 दिन के लिए, हर साल ऐसा होता है। तो शुरू के 1 साल के दौरान मेरे को ये सारी दिक्कतें जो है ना मौसम वाली आई, क्योंकि पता नहीं था कि ये दिक्कतें आएंगी। अगले साल हमने उन दिक्कतों को दूर करने के लिए उसी हिसाब से इस पे काम। तो क्या अगर एक और एग्जांपल। जी। और इसको मैं इस तरह से भी देखता हूँ बहन जी कि अगर ये चैलेंजेस, ये दिक्कतें अगर शुरू के साल में या शुरू में ही आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो सीखने को मिलता है और जी। उनके हम इलाज भी ढूंढ लेते हैं, वो एक अच्छा ही होता है। जितनी दिक्कतें आई तो हम उसको जो है ना इस तरह से देखते हैं कि अच्छा हुआ हमारे साथ ये सब देखने को मिला, तो हमने उसके अब इलाज ढूंढ लिए। तो इसका कोई सॉल्यूशन अगर आप शेयर करना चाहें, किसी भी एक एग्जांपल का, जैसे कि पाला ज्यादा गिरता है जब सर्दियों में, उसका दे सकते हैं, या बरसात जब ज्यादा होती है तो उसका आपने सॉल्यूशन क्या अप्लाई किया? हाँ, इसका मैं एग्जांपल के साथ एक एक को बात करता हूँ ना। आंधी आई थी तो जो है ना हमने मजबूत स्ट्रक्चर बनाए, 4 फीट नीचे सीमेंट पेस्ट इनको लिया। और तो पहले नट बोल्ट पे थे, उनको वेल्डिंग का सहारा दे के हमने तैयार करा। विंड वॉल इसके लिए मैंने लगाई साइड में, जो पश्चिम साइड से हवा चलती है, मैं हम्म। वहाँ पेड़ों की एक लाइन लगाई मैंने। तो अब वो हवा सीधी मेरे स्ट्रक्चर से या उस एरिया से नहीं टकराती, वो एक दीवार का काम करती है। तो हवा को लेके तो मैंने ये प्रबंध किया। बारिश के लिए हाईटेक स्ट्रक्चर बना, तो ऊपर पॉली सीट मैंने छत पे लगाई, तो अब बारिश का कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। और सर्दी में जो पाला गिरता है उसके लिए कुछ चीजें तो सीखी गई। और पाले के लिए भी अपने नॉर्थ से आता है बहन जी पाला, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं। तो जो हवा के लिए मैंने विंड वॉल पश्चिम में बनाई थी, वैसे ही पाले के लिए मैंने उत्तर में बनाई। तो अब सीधी जो हवा की रहक है या पाला है, वो नुकसान नहीं करता। तो ये बचाव के कुछ जमीनी तरीके थे जिनको यहाँ पे उतारा गया। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया, और इससे दूसरों को भी एक लर्निंग मिलेगी, और उनको जो प्रॉब्लम फेस होगी उसका सॉल्यूशन भी आपने बता ही दिया है, सो दैट कि जो आपने फेस किया वो दूसरे फेस ना करें। वो थोड़ा उससे पहले ही सॉल्यूशन अप्लाई करके उससे बचा जा सकता है उस नुकसान से। जी। बिल्कुल बहन जी। तो हाँ, और भाई जी आप इस फील्ड को मतलब कैसे दूसरे फील्ड से इंटीग्रेट भी कर रहे हैं क्या, या कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बताया फ्रूट प्लांट्स भी होते हैं, वो इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर ये वर्मिंग कॉम्पोस्ट कॉम्पोस्ट हो गया उसके साथ, या कोई दूसरे कुछ भी ऐसा है जो दूसरा बिजनेस है जो मतलब सेम एक ही इंटीग्रेट होता है ना, फार्मर की सारी चीजें एक ही तरह से इंटीग्रेट हो जाएं तो हमें एक का फायदा दूसरे में अप्लाई कर सकें, वो मैं पूछना चाह रही थी। समझ गया बहन जी। सबसे पहले हमने यहाँ नर्सरी की शुरुआत करी। शुरुआत करने के साथ ही हमें पता चला कि जब किसान ये पौध लेके जाता है तो उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, जिसमें सबसे पहले देसी खाद था। मेरी पहले भी और आज भी कोशिश है कि जहर से बचा जाए। हवा में भी जहर है, खाने में भी जहर है, तो जितना हो सके हमारी कोशिश रही कि
हम जितना कर पाए वो जहर से लोगों को बचाया जाए। तो मेरी खुद की एक 1.5 एकड़ की एक पार्टनरशिप में केंचुआ खाद बनाने की यूनिट है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। तो अब हम किसानों को उसके साथ में जिस किसी को भी चाहिए खाद भी दे पा रहे हैं। उसके बाद उसको मशीनों की जरूरत पड़ी तो हम अपना एक मशीन बैंक भी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मशीन की दिक्कत भी किसान को न हो। और इससे अगला काम भी हमने शुरू कर दिया। हमारे पास जो हमारे से प्योर जाती है पूरा डेटा रहता है कि किस किसान को हमने कौन सी प्योर दी है, वो किस टाइम पे तैयार होंगी। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी हमने इसमें शुरुआत भी कर दी है कि उसके पास जो प्रोड्यूस तैयार होता है, जो सब्जी या फल तैयार होते हैं, हम उसको खरीद भी लें या मार्केट में जो है ना एक कड़ी का काम करके, ताकि उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बहुत अच्छे भाई जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा बहुत मन है कि मैं आपके एक हाईटेक नर्सरी में एक विजिट जरूर करूं, ताकि जो इंटीग्रेटिंग सेटअप्स आपने लगाए हैं उसको भी देख पाए। और मैं सल्यूट करती हूँ आपकी सोच को, कि आप कहाँ से लेकर के और कितना ऊंचा, कितना बड़ा विजन है आपका। और यही अगर विजन रखा जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। बस एक बड़े विजन के साथ उसको छोटे से स्टार्ट करके हम एक कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो बिल्कुल दिख रहा है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कुछ आपने वैल्यूबल अपना टाइम हमें दिया और इतनी इन्फॉर्म हमें दी। तो जो भी न्यू कमर इसको देखेंगे, जो न्यू पर्सन इसको सेटअप करना चाहेगा, तो एक विजन मिलेगा उनको। और डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपके वहां पे विजिट करके और थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी जो भी इस वीडियो को देखे तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर कोई और इन्फो चाहिए, तो भाई जी से बात करा सकते हैं, या फिर आप इनके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। और अगर इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अब भाई जी मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लूंगी, मैं आपका चाहूंगी कि आप एक टूर टाइप दिखाएं अपनी नर्सरी, क्योंकि आप नर्सरी में ही बैठे हुए हैं, तो मैं देखना चाहूंगी थोड़ा सा। बिल्कुल बहन जी, और साथ में मैं बताता भी रहूंगा। जी। एक तो अगर कोई भी किसान नर्सरी शुरू करना चाहे तो हमारे सारे टूल्स, मेरी जगह, उनके लिए रहने का प्रबंध, और उनको जितना भी हम सिखा सकते हैं बहन जी, वो पूरे का पूरा हम बिल्कुल फ्री में और सिखाएंगे। और उनका एहसान भी मानेंगे कि कम से कम अगली पीढ़ी को हम ये चीज़ें जो है ना ट्रांसफर कर पाने में कामयाब रहे। ग्रीन चिल्ली की पौध है, ये इनकी वैरायटी है। तो ये येलो स्ट्रैप इससे देख रहे हैं बहन जी, ये जो बारीक कीट होते हैं, छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो इस पर अट्रैक्ट होते हैं, और एक ग्लू इस पे लगा रहता है, वो इस पे चिपक जाता है। ओके। ये बीच में इसके सेंसर लगे हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। अगर वो आप ऊपर देखेंगे तो इसके फर्टिगेशन के लिए इसमें स्प्रिंकलर और फोगर लगे हुए हैं। ऊपर ये ट्रांसपेरेंट जो नेट लगा हुआ है, ये जो सनलाइट आती है डायरेक्ट उसको बचाता है नेट। अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग जगह पे लगी हुई है। इसमें अगर मैं कोई भी एक प्लॉट निकाल के देखूं तो ये इसका रूट बेस है, आप इसको देख पाओगे। बहुत अच्छे। हाँ जी मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।